हेलो साथियों, आज का हमारा टॉपिक जो है, टॉपिक का नाम है इलास्टिक लिमिट। टॉपिक का नाम है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट की हम लोग प्रत्यास्थता सीमा भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता सीमा। प्रत्यास्थता सीमा ये होता क्या? प्रत्यास्थता सीमा पहले इसको देख लेते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि किसी बॉडी पर अगर हम लोग लोड लगाते हैं तो हम लोग जानते हैं किसी बॉडी पर लोड लगाने पर उसमें क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है। तो मैंने बताया था कि इलास्टिक बॉडी मतलब ऐसा बॉडी जिस पर कोई लोड लगाने पर उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग लोड हटाते हैं बॉडी अपने शेप और साइज को रिगेन कर लेता है, उस बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी कहते हैं। तो सपोज कि हमने इस पर बल लगाया या बल लगाया और ये क्या हुआ? ये खिंच गया। ये खिंच गया। इसको खींचने के बाद हमने बल हटा लिया, बॉडी अपने शेप और साइज को रीगेन कर लिया। लेकिन ये जो रीगेन कर रहा है अपने शेप और साइज को, इसमें भी एक कंडीशन है कि हम इस पर कितना बल लगा करके खींच रहे हैं। मतलब बल कमान बढ़ाते जाएं, एक स्थिति ऐसी आएगी कि उससे ज़्यादा अगर बल लगा देंगे तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। कैसा डिफॉर्मेशन हो जाएगा? परमानेंट। अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो बॉडी अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा। यानी कि एक ऐसा लिमिट होगा कि उससे ज़्यादा अगर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा। अगर उसके अंदर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी अपने शेप और साइज को क्या कर लेगा? रिगेन कर लेगा। वही जो लिमिट होगी वही हमारी क्या होगी? इलास्टिक लिमिट होगी। वही हमारी लिमिट क्या होगी? इलास्टिक लिमिट होगी। तो उस लिमिट पे तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि स्ट्रेस की वह मैक्सिमम वैल्यू, प्रतिबल का वह अधिकतम मान जहां तक वस्तु में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रहती है, मतलब वस्तु अपने शेप और साइज को रिगेन कर पाएगा, उसी लिमिट को हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। तो ये जो हमने लिमिट बताया फोर्स का, इस लिमिट पे एक स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड होगी। इस लिमिट पे क्या होगी? एक स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड होगी। तो वही मैक्सिमम स्ट्रेस होगा जहाँ तक वस्तु क्या करेगी? इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रखेगी। तो उसी लिमिट को हम लोग क्या कहेंगे? इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। तो डेफिनेशन लिखेंगे कैसे कि प्रतिबल का वह अधिकतम मान, प्रतिबल का वह अधिकतम मान जिस पर वस्तु प्रत्यास्थता का गुण, प्रत्यास्थता का गुण रखता है, इलास्टिक लिमिट कहलाता है। इलास्टिक लिमिट कहलाता है। कहने का मतलब अगर बॉडी में उससे ज़्यादा स्ट्रेस पैदा हो जाएगा तो बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्ट्रेस की वह मैक्सिमम वैल्यू, प्रतिबल का वह अधिकतम मान जिस पर वस्तु प्रत्यास्थता का गुण रखता है, या जहाँ तक वस्तु प्रत्यास्थता का गुण रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हुक्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? हुक्स लॉ पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। तो मैं जैसे जैसे पढ़ाता चल रहा हूँ, मैं हिंट करता भी चल रहा हूँ कि कौन कौन सा आपका कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग पढ़ते हैं अगला हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? हुक का नियम। क्या बोलते हैं? हुक का नियम बोलते हैं। अब परिभाषा क्या होती है हुक के नियम की? प्रत्यास्थता जो हम लोग एग्जाम में लिखेंगे, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर या इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कामा प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल कामा विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल कामा विकृति के समानुपाती होता है। ये आपका, ये हम लोग लिखते हैं एग्जाम में। अर्थात
प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। अब अगर हम लोग समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा, प्रतिबल बराबर स्थिरांक एक आएगा, स्थिरांक गुणे विकृति, या इस स्थिरांक को बराबर लिख सकते हैं प्रतिबल बटे विकृति। ये आ गया स्थिरांक और प्रतिबल बटे विकृति। इस स्थिरांक को हुक स्थिरांक कहते हैं। अब इसे एग्जाम में क्या, कंपटीशन एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है वो मतलब साइड में नोट कर सकते हैं ऐसे बंद करके, ये आपके एग्जाम में नहीं लिखना रहेगा, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। आता है कि पहला चीज़ आता है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कामा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक लिमिट। ये आपका ये आता है। और एक आता है या करके, मैं अभी दोनों में अंतर समझाऊंगा। या अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ पे रहेगा टू स्ट्रेन, छूट गया था, विदिन इलास्टिक लिमिट, ये रहेगा। और दूसरा रहेगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो जब आपका क्वेश्चन आएगा कंपटीशन वाले एग्जाम में तो ऐसे लिखा रहेगा हुक्स लॉ इज वैलिड विदिन। जब प्रश्न में विदिन लिखा रहे तो हम लोग ऑप्शन को इलास्टिक लिमिट वहाँ पे टिक मारेंगे। और जब अगर लिखा रहे हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिखा रहे तो ऑप्शन में हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट टिक मारेंगे। क्योंकि भी हम लोग जब माइल्ड स्टील के डायग्राम बनाएंगे, ये सब बनाना नहीं, कॉपी में नोट करना, ये नोट कर सकते हैं ब्रैकेट में ऐसे बना करके, आपके कंपटीशन में ही आएगा। और जब हम लोग माइल्ड स्टील के डायग्राम बनाएंगे कुछ ऐसे बनता है, डायग्राम ऐसे बनता है। तो यही जो आपका इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, इसके बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है। ये मान लीजिए प्रोपोर्शनल लिमिट पहले पड़ता है और इलास्टिक लिमिट बाद में पड़ता है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो होता है बॉडी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रखता है, या इलास्टिक लिमिट के अंदर जो बॉडी होता है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रखता है। तो वही चीज़, तो अगर प्रश्न में विदिन लिखा रहेगा, हुक्स लॉ इज वैलिड विदिन लिखा रहेगा तो हम लोग ऑप्शन में इलास्टिक लिमिट टिक मारेंगे। अगर लिखा रहेगा हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिखा रहेगा तो हम लोग क्या टिक मारेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट टिक मारेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा ये हो गया कहानी, ये हमारी कहानी हो गई कि इस स्थिरांक को हम लोग क्या कहते हैं, हुक स्थिरांक कहते हैं। अब देखिए, अब नीचे लिखेंगे कि पिंड में उत्पन्न प्रतिबल, पिंड में उत्पन्न प्रतिबल तथा उससे संबंधित विकृति के आधार पर हुक्स कांस्टेंट मतलब हुक स्थिरांक, हुक कांस्टेंट निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला जो है आपका, पहला है मॉडुलस
ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, या इसी को यंग मॉडुलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस, यंग मापांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यंग मापांक बोलते हैं इसको हम लोग। दूसरा हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कर्तन मापांक, कर्तन मापांक, या इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता मापांक। क्या बोलते हैं? दृढ़ता मापांक या दृढ़ता गुणांक भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और तीसरा हमारा जो होता है, तीसरे को हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस। तीसरे को क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस। तीसरा हमारा होता है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस आयतन मापांक, आयतन मापांक, आयतन मापांक। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्या? आयतन मापांक हो गया बल्क मॉडुलस। तो ये हमारे 3 टाइप के हुक स्थिरांक हो गए। अब हम लोग तीनों की क्या करेंगे? डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे कॉपी और पेन लेकर के। तो हमारा 3 हो गया हुक स्थिरांक। अब तीनों की हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे। तीनों की हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। तीनों की परिभाषा। अब हेडिंग लगाएंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दोनों नाम हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, एक ही नाम लिख रहे हैं क्योंकि दोनों नाम एक बार लिख चुके हैं। प्रत्यास्थता गुणांक। अब प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर पिंड में उत्पन्न डायरेक्ट स्ट्रेस या लिखते हैं डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। हिंदी में क्या इसको बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे सीधा लंब प्रतिबल। क्या बोलेंगे? सीधा लंब प्रतिबल, या इसी को एक्सियल स्ट्रेस भी इसकी जगह पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्सियल स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो एक्सियल स्ट्रेस आपका होता है, अच्छी प्रतिबल आपका होता है। मतलब वही आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस तथा उससे संबंधित लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब क्या बोलते हैं इसको? अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अनुपात को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे, अर्थात मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, या इसकी जगह पे एक्सियल स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, अच्छी प्रतिबल बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। या हम लोग इसको कैसे दर्शाएंगे? ई से दर्शाएंगे, ई बराबर, और इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं और इसको ई से,
या कैपिटल ई बराबर स्मॉल एफ अपान स्मॉल ई, जहाँ कैपिटल एफ स्मॉल एफ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और स्मॉल ई क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई क्या, ये आपका हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगला दूसरा हेडिंग लगाएंगे शियर मॉडुलस। क्या लगाएंगे, शियर मॉडुलस। दूसरा हेडिंग लगाएंगे शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलेंगे। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, प्रत्यास्था सीमा के अंदर पिंड में उत्पन्न शियर स्ट्रेस, पिंड में उत्पन्न के अनुपात को शियर मॉडुलस कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल जी या कैपिटल सी से दर्शाते हैं। इसे कैपिटल जी या कैपिटल सी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे शियर मॉडुलस बराबर, अर्थात क्या लिखेंगे, शियर मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शियर स्ट्रेस। क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस और अपान क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन, अपान हो जाएगा शियर स्ट्रेन। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, या कैपिटल जी या कैपिटल सी बराबर, और शियर स्ट्रेन को हम लोग स्मॉल क्यू से भी दर्शाते हैं या टाउ से दर्शाते हैं, और अपान क्या हो जाएगा, ई। यहाँ पे लिख सकते ई एस। क्या हो जाएगा, ई एस। जहाँ स्मॉल क्यू क्या होगा, स्मॉल क्यू हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस। क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस। या एफ एस से भी दर्शा सकते हैं, क्यू की जगह पर हम लोग एफ एस भी लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस को। शियर स्ट्रेस हो गया, और आपका ई एस क्या हो गया, शियर स्ट्रेन हो गया। क्या हो गया, ई एस जो आपका हो गया शियर स्ट्रेन हो गया। तो ये आपकी हो गई शियर मॉडुलस की परिभाषा हो गई। किसकी परिभाषा हो गई, शियर मॉडुलस की। अब ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस। किसकी परिभाषा पढ़ेंगे, बल्क मॉडुलस की। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अब अगली परिभाषा आपकी है बल्क मॉडुलस। क्या है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को हम लोग बोलते हैं आयतन मापांक। क्या बोलते हैं, आयतन मापांक बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी पिंड पर तीनों परस्पर लंब दिशाओं में तीनों परस्पर लंब दिशाओं में समान मान तथा प्रकृति के सीधे प्रतिबल, डायरेक्ट स्ट्रेस। क्या होगा, डायरेक्ट या डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस तथा उससे संबंधित वॉल्यूम स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन विकृति। तो उससे संबंधित वॉल्यूम स्ट्रेन के अनुपात को बल्क मॉडुलस कहते हैं। बल्क मॉडुलस कहते हैं। अर्थात बल्क मॉडुलस बराबर डायरेक्ट स्ट्रेस
डायरेक्ट स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेन, अपान वॉल्यूम स्ट्रेन। बगल में एक फिगर भी बना लेंगे। फिगर क्या बनाना है कि मैंने बताया तीनों परस्पर लंब दिशाओं में, मान लीजिए कोई बॉडी हो गई, ये कोई बॉडी हो गई, ये कोई बॉडी हो गई आपकी। अब यहाँ पे एक दिशा आपका मान लीजिए x हो गया, ये दिशा मान लीजिए आपका y हो गया, और ये दिशा क्या हो गया, z हो गया। तो सभी दिशाओं में समान मान के प्रतिबल लग रहे हैं, सभी दिशाओं में समान मान के प्रतिबल लग रहे हैं। छः फेस होंगे, सब पे क्या लग रहे हैं, समान मान। और प्रकृति सबका नेचर भी क्या है, टेंसाइल वाला है, और सबका परिमाण भी क्या है, F के बराबर है। तो या हो जाएगा, यहाँ से ले सकते हैं, इसे K से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, इसे कैपिटल K से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल K से दर्शाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल K बराबर F अपान EV, F अपान EV, जहाँ F बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा, और EV क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा, EV क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये तीन जो है आपके हुक स्थिरांक जो है कंप्लीट हो गए, तीन हुक स्थिरांक कंप्लीट हो गए। हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एक स्ट्रेन है आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। एक स्ट्रेन हमको पढ़ना है जिसे लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं। अब अगला हेडिंग लगाएंगे लैटरल स्ट्रेन। क्या लगाएंगे, लैटरल स्ट्रेन। इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व विकृति। क्या बोलते हैं, पार्श्व विकृति बोलते हैं। अब होता क्या है, किसी पिंड में अनुदैर्ध्य विकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अनुदैर्ध्य विकृति के लंब दिशा में होने वाली विकृति को, के लंब दिशा में होने वाली विकृति को पार्श्व विकृति कहते हैं। होने वाली विकृति को पार्श्व विकृति कहते हैं। अब ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई डायग्राम बनाया, कोई डायग्राम बना रहे हैं, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, ऐसे कोई बॉडी है मान लीजिए। ये पीछे वाला पार्ट हमको नहीं दिखाई देगा, तो इसको हम लोग डॉटेड बनाते हैं। ड्राइंग में आप लोग सीखे होंगे। ये बॉडी है, मान लीजिए इस पर हम लोग बल लगा रहे हैं, F बल इधर लगा रहे हैं और F बल इधर लगा रहे हैं। इस बॉडी की मान लीजिए लंबाई L है, चौड़ाई आपकी B है, और मोटाई जो आपकी है वो मान लीजिए क्या है, T है। तो यहाँ से अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखें, तो हम लोग जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लोग ई से दर्शाते हैं। क्या होता है, डेल्टा L बाई L। बल लगाएंगे तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों में परिवर्तन होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ई बराबर डेल्टा L बाई L हो जाएगा। तो इसी के अनुसार डेल्टा L बाई L हो गया, तो लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू जो होगी, वो जो होगा डेल्टा B अपान B, और बराबर क्या होगा, डेल्टा T अपान T। तो ये लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी। अगर ये डायमीटर के फॉर्म में रहे, अगर ये मान लीजिए हमारा बॉडी ऐसे हो, हमारा बॉडी कैसा हो, ऐसा हो, अब इस पे जो बल लग रहा हो, F बल लग रहा हो, और इस पे भी क्या लग रहा हो, इधर F बल लग रहा हो। मान लीजिए लंबाई क्या है, लंबाई L है आपकी, और इसका डायमीटर क्या है, डायमीटर D है। तो इस केस में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा E बराबर डेल्टा L बाई L होगा। लेकिन जो लैटरल स्ट्रेन जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा D अपान D होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है आपका
यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बी और टी क्या है, बी और टी जो है यल के क्या है, लंबवत है, यल के क्या है, लंबवत। तो लंबाई की जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहेगा उस फोर्स वाले डायरेक्शन में होने वाली विकृति को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके लंब दिशा में, लंब दिशा की माप में होने वाली विकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व विकृति बोलते हैं। तो परिभाषा ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी पिंड पर लगने वाले बल के लंबवत दिशा की माप में होने वाली विकृति को पार्श्व विकृति बोलते हैं। किसी पिंड पर लगने वाले बल के लंब दिशा में की माप में होने वाली विकृति को पार्श्व विकृति बोलते हैं। या किसी पिंड में अनुदैर्ध्य विकृति की लंब दिशा में होने वाली विकृति को क्या बोलते हैं, पार्श्व विकृति बोलते हैं। दोनों परिभाषाएँ क्या होंगी, आपकी सही होंगी। दोनों परिभाषाएँ क्या होंगी, सही होंगी। अब ये हम लोग पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है, इसी पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है पॉइजन रेशियो। इसी पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉइजन रेशियो। पहला चैप्टर आपका लेंदी है तो वीडियो भी छोटा छोटा बन रहा है। पहला चैप्टर जैसे ही खत्म होता है तो 1 घंटे 1.5 घंटे 2-2 घंटे तक के वीडियो आपके आएंगे। अभी छोटा छोटा बन रहा है तो पहला चैप्टर पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, बाकी उसके बाद आपको उतना समय नहीं लगेगा। अगला आपका है पॉइजन रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है। पॉइजन रेशियो हिंदी में लोग बोलते हैं पॉइजन अनुपात। क्या बोलते हैं, पॉइजन अनुपात, पॉइजन अनुपात, पॉइजन अनुपात। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, पॉइजन अनुपात की परिभाषा क्या होगी, कि आपका पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, विकृति के अनुपात को, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइजन अनुपात कहते हैं, को पॉइजन अनुपात कहते हैं। तो ये हमारी हो गई परिभाषा, हो गई पॉइजन अनुपात की परिभाषा हमारी ये हो गई, पॉइजन अनुपात की हमारी परिभाषा हो गई कि पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, पॉइजन अनुपात कहते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसी पिंड में उत्पन्न, ऐसे ऊपर बढ़ा लीजिएगा, किसी पिंड में उत्पन्न, किसी पिंड में उत्पन्न, किसी पिंड में उत्पन्न पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइजन अनुपात कहते हैं। इसे म्यू या 1/m, इसे म्यू या 1/m से दर्शाते हैं, इसे म्यू या 1/m से दर्शाते हैं। जनरली बीटेक वाली बुक में म्यू चलता है, डिप्लोमा वाली में आपका 1/m चलता है। तो हो जाएगा पॉइजन रेशियो बराबर, पॉइजन रेशियो बराबर, पॉइजन रेशियो बराबर लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो बराबर लैटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर ये कोई बॉडी है, अगर मान लीजिए हम F बल लगा करके खींचते हैं तो इसकी लंबाई क्या होगी, तनाव बल लगाने पर लंबाई बढ़ेगी, L प्लस डेल्टा L हो जाएगा। तो इसका डायमीटर अगर हम लोग देखें तो डायमीटर में कमी हो जाएगी, डायमीटर फाइनल क्या होगा, D माइनस डेल्टा डी होगा। मतलब लंबाई डेल्टा L बढ़ेगी, डायमीटर क्या होगा, डेल्टा डी कम होगा। यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति और पार्श्व विकृति एक दूसरे के क्या होते हैं, अगर आपकी लंबाई बढ़ रही तो डायमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। एक तरीके से एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। इस कारण से हम लोग यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपकी लंबाई बढ़ रही है तो डायमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो पॉइजन रेशियो बराबर माइनस लैटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या म्यू आर 1/m बराबर माइनस लैटरल स्ट्रेन, माइनस लैटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये तो आपका हो गया, यहाँ से परिभाषा होगी, एग्जाम में इतना लिखेंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग लिखें 1/m बराबर तो हो जाएगा
माइनस लेटरल स्ट्रेन अपान, इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, ई से। ये आपकी कंपटीशन के लिए है, ये आपकी कंपटीशन के लिए है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, इसको ऐसे बंद करके लिखिएगा। यहाँ से हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन बराबर माइनस ई गुणे 1/m, माइनस ई गुणे 1/m। इसका यूज हम लोग फार्मूला वगैरह में करेंगे। तो लेटरल स्ट्रेन का एक आपको फार्मूला पता चल गया, माइनस ई गुणे 1/m, माइनस ई गुणे 1/m। तो ये आपका क्या हो गया, लेटरल स्ट्रेन हो गया। अब लेटरल स्ट्रेन आपका एग्जाम में तो आपका यहाँ तक हो गया, बाकी कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, नोट पहला रेंज ऑफ पॉइजन्स रेशियो। ये क्या होता है, रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो जो होता है -1 से लेकर के होता है 0.5 के बीच में, -1 से 0.5 के बीच में होता है। मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए हमारा -1 से 0.5 के बीच में होता है। या अगर ये ऑप्शन में आपका नहीं रहेगा तो 0 to 0.5 रहेगा। अगर ये रहेगा तो इसको टिक मारेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव में तो इसको हम लोग टिक मारेंगे 0.5। एल्युमिनियम के लिए क्या होगा, एल्युमिनियम के लिए जो वैल्यू होता है 0.33 होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, जे एग्जाम में पूछा गया है। स्टील के लिए कितना होता है, स्टील के लिए होता है 0.25 से लेकर के 0.33, क्योंकि स्टील में हम लोग कार्बन की परसेंटेज मात्रा चेंज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो स्टील की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है। अगर हम लोग बात करें रबर का तो 0.4 दिया रहता है, या कहीं पे 0.45 भी दिया रहता है, या कहीं पे 0.5 भी दिया रहता है। मतलब जो ऑप्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब इन सब में से कोई एक ही ऑप्शन में रहता है। जनरली रबर के लिए हो गया। कंक्रीट के लिए जो होता है या तो 0 दिया रहेगा या जो है 1 ऑप्शन में दिया रहेगा। तो ये कंपटीशन में आता है कि किसके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है। इसमें कंक्रीट का भी एग्जाम में पूछा गया, रबर का पूछा गया, रबर या प्लास्टिक कर लीजिए, रबर या प्लास्टिक। आप लोग ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यूथ कंपटीशन वाला जो हमने बताया था, कंक्रीट का 0 दिया रहेगा, ऑप्शन में 0 मारेंगे, नहीं तो अगर 1 दिया रहेगा तो 1 मारेंगे। दोनों नहीं दिया रहता है जनरली, तो ये आपका हो गया कि पॉइजन रेशियो से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी